तो स्टार्ट करिए सर, पता नहीं हाँ कहाँ स्टार्ट सब। कर रहा हूँ। हाँ भाई, नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा। कौन सा था आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और कैनन अप्रोच। ओहो हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक पिक मैंने भेजी ही नहीं। एक मिनट लगेगा बस। प्रणाम सर। अरे कहाँ गायब थे भाई? प्रवीण। हाँ सर। अरे सब आने लग गए भाई, चलो अच्छा ही हुआ। बस बस। कैमरा कैमरा। ट्रांसफर हो गया। ये क्या हुआ? लगता है ऐसे ग्रुप में भेजना पड़ेगा क्या? ये क्या हो गया आधी पिक्चर को? ग्रुप में ही भेज के ओपन कर देता हूँ। चलिए एक मिनट। ग्रुप में भेजा हूँ, उसी से ओपन कर देता हूँ मैं। चलिए भाई, सबसे पहले कैनन्स एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है आपका, कैनन्स एंड क्लासिफिकेशन। हाँ ये रहा, बड़ा झंझट कर दिया। हाँ भाई। पहले आता है भाई कैनन्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। कैनन्स का यहाँ मतलब हो जाता है बेटा एक तरीके से नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सार्वजनिक व्यय के नियम, पहले हेडिंग डाल लीजिएगा कि जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है तो क्या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना रहता है। अमन, ठीक है। अब भाई जब भी हम एक जनरल टॉपिक है ये पूरा चैप्टर ही इस पे है कि कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड क्लासिफिकेशन, ये पूरे चैप्टर का नाम है आपके। तो भाई जब भी आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं यानी गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंस करने जाता है उनके अपने रेवेन्यू को, तो किन बातों का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहला हो जाता है कैनन ऑफ बेनिफिट्स। कैनन ऑफ बेनिफिट यानी कि गवर्नमेंट को जब भी अगर एक्सपेंडिचर कर रही है, यानी एक्सपेंडिचर यानी इन्वेस्ट कर रही है कहीं ना कहीं, तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि भाई एक्सपेंस जो हो
वो उससे कोई ना कोई बेनिफिट निकल के आए, है ना। बेनिफिट कैसा निकल के आए, या तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए सोसाइटी में, कैपिटल क्रिएशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, उसका बेनिफिट निकलना चाहिए उस एक्सपेंस का। दूसरा आ जाता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी मतलब कि ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, वहां इन्वेस्ट किया जहां कॉस्ट कम आ रही है ना। कॉस्ट एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए। जैसे अब उसे रोड बनाना है, तो रोड गवर्नमेंट तो बनाएगी नहीं, वो उसका क्या देगी, कॉन्ट्रैक्ट इशू करेगी। कॉन्ट्रैक्ट इशू करेगी तो अलग अलग उसके पास प्रपोजल्स आएंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करती है जो कि कम एक्सपेंसिव होता है और ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर करते समय वो इकोनॉमिकल होने चाहिए, इकोनॉमी को ध्यान में रखनी चाहिए, मितव्ययिता। नेक्स्ट हो जाता है पॉइंट नंबर 3 आपका, इसे मैं सेव कर लूं। फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा कैनन ऑफ सैंक्शन। देखिए बेटा, जब भी बजट इशू किया जाता है तो वो लीगल प्रोविजंस होते हैं, जब तक कि पार्लियामेंट की सैंक्शन नहीं मिलती है तब तक पब्लिक एक्सपेंडिचर को खर्च नहीं किया जा सकता है ना। ये नहीं कि किसी भी जो गवर्नमेंट है, पीएम हो गया, अब पीएम अपने मन से कितना भी पैसा सैंक्शन कर दिया, नहीं, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सैंक्शन के बाद जो पैसा होता है उसको क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, है ना। तो तीसरा रूल ये है कि बिना सैंक्शन के पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। पीएम एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट फ्री टू मेक एक्सपेंसेस एनीवेयर। फिर चौथा पॉइंट आता है बेटा कैनन ऑफ सरप्लस। ये थोड़ा क्या हो जाता है, ये आउटडेटेड कैनन है, यानी एक तरीके का पुराना नियम है जो उतना फॉलो नहीं होता, बस एक रूल है। यहाँ पे ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि इट इज एन आउटडेटेड कैनन, यानी एक पुराना नियम है। कैसा कि भाई अगर बजट उतना ही बनाना चाहिए जितना आपके पास रेवेन्यू अवेलेबल है, रेवेन्यू के हिसाब से ही एक्सपेंस करना चाहिए, जो कि आज के टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। क्योंकि हम कौन से रूल को फॉलो करते हैं बेटा, हम डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट बजट को फॉलो करते हैं मैक्सिमम गवर्नमेंट जो होती है। तो इस वाले जो कैनन है नियम की, वो उतना ये आउटडेटेड है। मगर आप इसमें लिख देंगे कि जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर करना चाहिए एक गवर्नमेंट को, विच इज एन आउटडेटेड कैनन। हो गया। फिर आते हैं 5वें पॉइंट पे, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो जाता है, आपको ये मत कह देना लोच। हाँ भाई, व्हाट डू हाउ विल यू डिफाइन द इलास्टिसिटी? हम कितने चेंजेस उसमें कर सकते हैं? बिल्कुल चेंजेस से रिलेटेड है। चेंजेस कितने आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, जब आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा 12th में, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस वाला, तो उसमें ये सारी चीजें बार बार इंडिकेट होती थी वहां पे कि भाई कोई भी प्लानिंग होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो इलास्टिक इन नेचर होनी चाहिए कि सिचुएशन बदलती रहती है। वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। हम क्या है, एक परिवर्तनशील वातावरण में रहते हैं। तो सिचुएशन चेंज हो रही है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम ऐसा एक्सपेंडिचर का प्लानिंग होनी चाहिए कि हम उसमें भी चेंजेस आसानी से ला सके। ठीक है, तो कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो भी प्लानिंग होगी वो आसानी से चेंज किया जा सके एज पर द सिचुएशन, ऐसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ये पहले पॉइंट से ही एक तरीके से को रिलेटेड है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़नी चाहिए, ऐसा एक्सपेंडिचर होना चाहिए सोसाइटी। और फिर 7वां पॉइंट आता है कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन।
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरीके का होना चाहिए जो उससे होने वाला बेनिफिट है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ही नहीं फायदा हो, उससे होने वाला फायदा पूरी सोसाइटी में होना चाहिए। मतलब इनकम जो जनरेट हो वो किसी एक स्पेसिफिक क्लास को ना हो, बल्कि सोसाइटी के हर एक क्लास को अवेलेबल हो, है ना। इस तरीके का गवर्नमेंट का होना चाहिए एक्सपेंडिचर मार्केट में, है ना। जैसे अब रोड बनाने का काम करते हैं तो एक मजदूर भी कमा रहा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो लोग होते हैं वो भी कमा रहे होते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो भी कमा रहा होता है। तो कई सेक्शन को बेनिफिट करने वाला होना चाहिए। ये 7वां पॉइंट हो गया आपका। और फिर लास्ट है बेटा आपका कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हमारे देश में क्या है कि डुअल कंट्रोल पॉलिसी एक सिस्टम है। डुअल कंट्रोल मतलब कि एक सेंट्रल पावर होती है और एक स्टेट पावर होती है। तो एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट तरीके से होना चाहिए। अच्छा, अगर स्टेट और गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट तरीके से बिना कोऑर्डिनेटिंग किए अगर एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्या नुकसान होता है, एक ही तरीके का एक्सपेंस कई बार होने की पॉसिबिलिटी होती। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, कि पता चले कौन से एक्सपेंस स्टेट गवर्नमेंट कर चुकी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके की प्लानिंग बना ली है तो स्टेट गवर्नमेंट उस तरीके की पॉलिसी नहीं बनाएगी, जिससे ओवर एक्सपेंडिचर होने की पॉसिबिलिटी को खत्म किया जा सके। तो यही आपका हो जाता है कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। बस यहाँ पे लिख लीजिएगा एक लाइन में, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। सर एक हाँ हाँ बताओ। कह रहे हैं, एक बार चौथा वाला फिर से बताइए। हाँ, चौथा वाला बता देता हूँ, कैनन ऑफ सरप्लस, आधिक्य या बचत का नियम। इसमें ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर उतना ही करना चाहिए जितना कि इनकम हो, इनकम से ज्यादा का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। मगर आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये पुरानी विचारधारा है, यही जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम में इनकम के हिसाब से एक्सपेंस नहीं होता, डेफिसिट फाइनेंस बनाया जाता है, डेफिसिट बजट बनाया जाता है। ये सबका हो जाएगा तो बताइएगा बेटा। हो गया। हो गया सर। सर हो गया, अच्छा। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। टोटल 7 क्लासिफिकेशन आपको करनी है बेटा। यानी नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे अलग अलग जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी एक मेथडोलॉजी दी है कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए तो एक्सपेंडिचर होने का क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए, किस आधार पे पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए। वो अलग अलग आपके प्रोफेसर्स हैं, आपके ऑथर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने अपने अपने बेसिस को बताया है। ठीक है ना, हमको उसी के हिसाब से चलना है भी। चलो, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। आई होप हेडिंग नोट कर लिए होंगे। और इसमें सबसे पहला आप बेसिस डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। जब आप बेनिफिट के बेसिस पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को करते हैं, और ये जो बेसिस है वो किसके थ्रू प्रोपाउंडेड है, इट इज प्रोपाउंडेड बाय द प्रोफेसर कैन एंड प्लेहन।
इतना लिख लीजिए तो बताइए पहली हेडिंग। चलो अब इसमें पहला देखते हैं भाई। अब इनके हिसाब से 4 तरीके से एक एक्सपेंडिचर करने का, पब्लिक एक्सपेंडिचर करने का 4 बेस हो सकता है। पहला बेस होता है बेनिफिट टू होल सोसाइटी, यानी कि गवर्नमेंट ऐसा एक्सपेंडिचर करे कि जो कि पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे कि एजुकेशन पे किया जाने वाला खर्च, मेडिकल्स पे किया जाने वाला खर्च और डिफेंस पे किया जाने वाला खर्च, जो कि पूरे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होती है। प्रवीण क्या दिखा रहे हो बेटा? तुम्हारा माइक ऑफ है। प्रवीण तुम्हारा माइक ऑफ है, अगर तुम कुछ दिखाना चाह रहे हो तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, दिख तो रहा है। नहीं सर, गलती से चल हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कुछ बता रहे हो और माइक ऑन करना भूल गए। हाँ, तो पहला हो गया भाई एक्सपेंडिचर जो कि पूरी सोसाइटी के लिए किया जाता है। दूसरा बेस आता है कि जब कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है, बेनिफिट टू सम पीपल। अब ये कैसा है भाई? गवर्नमेंट ऐसा भेदभाव कैसे करती है? तो भाई गवर्नमेंट ऐसा भेदभाव नहीं कर रही है। जब पर्टिकुलर सेक्शन को उसे बेनिफिट देना हो जो कि सोसाइटी के ही हिस्से होते हैं जो पीछे हो रह जाते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अगर पैसा देना रहता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए अगर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेहतर करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ओल्ड एज पीपल को पेंशन देने के लिए किया जा रहा है, तो ये क्या है? कुछ लोगों को टारगेट करके, कुछ कैटेगरी को टारगेट करके पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? बेनिफिट टू सम पीपल। तीसरा हो जाएगा बेनिफिट टू सम पीपल अलोंग विद द होल सोसाइटी, लोगों के साथ साथ पूरे सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट के लिए आप जो खर्च करते हैं, जैसे पुलिस एंड कोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर, इनके लिए जो आप एक्सपेंस करते हैं तो वो पर्टिकुलर लोगों को भी बिलोंग करता है और पूरी सोसाइटी को भी बेनिफिट करता है। और फिर लास्ट हो जाता है बेनिफिट टू स्पेसिफिक क्लासेस, जब स्पेसिफिक क्लासेस को आप टारगेट करके क्या करते हो? एक्सपेंस करते हो। नोट हो जाए तो बताइएगा बेटा। यहाँ स्पेसिफिक क्लासेस में जैसे कि अब कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ पैसे खर्च होने चाहिए, कोई सेक्शन जो हमारा सोशल सेक्शन है वो काफी पीछे रह गया है कास्ट के हिसाब से या रिलीजन के हिसाब से, तो फिर उस पे अगर कोई खर्च किया जाता है तो वो चौथा वाला बेसिस पे आ जाता है, बेनिफिट टू स्पेसिफिक क्लासेस। ये सबका हो जाए तो बताइएगा बेटा। हो गया सर। हो गया, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है ना कि पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो अलग अलग ऑथर्स हैं जो बेस बता रहे कि किस बेस पे वो एक्सपेंस होने चाहिए या किए जा सकते हैं। अब सेकंड पे आइएगा बेटा। सेकंड है, इस तरह के टोटल 7 हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ा पॉपुलर रहेगा आपके। फिर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, है ना, आय के आधार पे वर्गीकरण। एंड दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड या दिस क्लासिफिकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर निकोलसन, ठीक है ना, प्रोफेसर निकोलसन। अब निकोलसन साहब ने क्या बताया है? इन्होंने भी 4 तरीके बेसिस बताए हैं कि जिसके आधार पे बेस पे पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और इन्होंने इनकम को बेस माना है, और इनकम को बेस मान के इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कहता है, पहला पॉइंट में कहते हैं कि भाई पब्लिक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऐसी चीजों में हो जो कि एडिशनल इनकम जनरेट करे, है ना,
जैसे रेलवे में अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो किस उम्मीद से करती है कि ठीक है सोशल सर्विस जो हो रही है वो तो हो ही रही है, उससे बेनिफिट भी निकाला जा सके। जैसे कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर में कंपनी में गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है, मगर मेन मोटिव क्या हो जाता है कि कुछ एडिशनल इनकम जनरेट हो सके, है? तो इस पर्पज से अगर कोई एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट बेनिफिट या इनकम। इस तरीके का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे जिससे इनडायरेक्ट तौर पे क्या हो, बेनिफिट हो। जैसे कि जैसे आपने रोड ही बना दिया, रोड बना दिया तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट का एक्सपेंस हुआ है, कोई इनकम नहीं जनरेट हो रही है, मगर उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो उस एरिया का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होगा। डेवलपमेंट बेहतर होगा तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो टैक्स का बेनिफिट आप गवर्नमेंट को मिलने लग जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट बेनिफिट होने वाला एक्सपेंस है। तो ये इनडायरेक्ट और इनकम का के लिए अगर खर्च किया जाए। फिर कह रहा है पार्शियल डायरेक्ट बेनिफिट। पार्शियल डायरेक्ट बेनिफिट ऐसा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, यानी कुछ हिस्सा तो नॉन प्रोडक्टिव है और कुछ हिस्सा क्या होगा, गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा उसका। और लास्ट आपका आ जाता है अनइकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर। अनइकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, जैसे ये पेंशन ही दे दिया, ओल्ड एज पेंशन दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को कोई भी फायदा होगा क्या, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे जो एक्सपेंस होते हैं उन्हें कहा जाता है अनइकोनॉमिकल बेनिफिट, जो समाज में बिना किसी इनकम जनरेशन के पर्पस से सोसाइटी में एक्सपेंस किए जाते हैं। जैसे किसानों का आपने कर माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया, लोन वेवर इसे कहा जाता है। तो भाई ये बस बेनिफिट उनको मिला है, सरकार को कोई इसके लिए बेनिफिट नहीं अवेलेबल हो पाएगा, तो अनइकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर इसे कहा जाता है। ये सबका हो जाए तो बताइएगा। हो गया। हो गया? किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सर नहीं कोई। पार्शियल डायरेक्ट बेनिफिट में क्या एग्जांपल होगा? पार्शियल डायरेक्ट बेनिफिट में आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि इंटरेस्ट बेनिफिट का कोई लोन अवेलेबल करवा देते हैं। इंटरेस्ट बेनिफिट में यानी कि जैसे गवर्नमेंट ने लोन अवेलेबल करवाया और वो क्या कर दिया, सोसाइटी में 11% पे है और गवर्नमेंट ने उसे 6% इंटरेस्ट पे अवेलेबल करवाया। तो क्या हो रहा है, कम से कम आधा या पार्शियल कुछ हिस्सा उसका डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट को मिल जा रहा है, और आधा हिस्सा क्या हो जा रहा है, और बचा हुआ हिस्सा वो सोसाइटी बेनिफिट में चला जा रहा है। ठीक है ना? एक बार सर फिर बताइए। अरे जैसे कि इंटरेस्ट वेवर, जैसे इंटरेस्ट कंसेशन देना, गवर्नमेंट क्या कर देती है, कंसेशन अवेलेबल करवा देती है। इन गवर्नमेंट ने लोन अवेलेबल करवाया अपने बैंक और पोस्ट ऑफिस के थ्रू, मगर वो लोन क्या है, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे है, यानी कि 4%, 6% इंटरेस्ट रेट पे, जो कि और बैंक आपको देते तो 11%, 12% चार्ज करते। तो 6% का तो कम से कम बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को ना, तो वो पार्शियल डायरेक्ट बेनिफिट वाला। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा ये पुरानी कहानी। हाँ भाई, थर्ड आपका क्लासिफिकेशन का बेसिस आता है प्रोफेसर एडम्स क्लासिफिकेशन इसे कहा जाता है। प्रोफेसर एडम साहब ने ये क्लासिफिकेशन बनाया है, जो कि उन्होंने वर्क के बेसिस पे बनाया है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क प्रोपाउंडेड बाय द प्रोफेसर एडम। अब इन्होंने कहा है कि भाई जो एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो 3 बेसिस पे होना चाहिए। पहला, डिफेंस के वर्क पे, यानी कि जितना भी ये आपका सेना हो गई, पुलिस हो गया,
डिफेंस से रिलेटेड और कोई इक्विपमेंट आप खरीद रहे हो, तो उस आधार पे पहले आपके एक्सपेंस को डिवाइड कर देना चाहिए। दूसरा, कॉमर्शियल वर्क, सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए जब आप एक्सपेंस करते हो, जैसे बैंकों को आप प्रमोट कर रहे हो, सोसाइटी में लोन अवेलेबल करवाने का आपको प्रमोट कर रहे हो, तो ये इकोनॉमिक कॉमर्शियल वर्क के लिए हो गया। जैसे हो रहा है ना अभी, क्या आपका बिजनेस एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट लोन अवेलेबल करवाती है आपको, वो कॉमर्शियल वर्क के लिए हो गया। और फिर डेवलपमेंट वर्क, यानी रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो गवर्नमेंट खर्च करती है, वो डेवलपमेंट वर्क में आ जाएगा। तो भाई वर्क के बेसिस पे जब पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है। हो जाए तो बताइएगा बेटा। तुम लोग को पढ़ाने के लिए मुझे भी नोट्स बनाने पड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं हिंदी अवेलेबल होती तो कहीं इंग्लिश नहीं होती, कहीं इंग्लिश होती तो हिंदी नहीं होता, तो फिर बनाना पड़ जाता है, लिखना पड़ जाता है। हो गया सर। हो गया, ओके। और किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे भाई। ओके, कोई नहीं नहीं बोल रहा है। आते भाई, अब मिल्स क्लासिफिकेशन पे आते हैं। मिल का वर्गीकरण क्या कह रहे हैं भाई मिल साहब हमारे? मिल साहब कह रहे हैं कि भाई एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए वो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उनके हिसाब से। एक तो नेसेसरी और कंपलसरी एक्सपेंडिचर होता है, यानी ऐसे खर्च जो कि हर हाल में करने ही होते हैं हर गवर्नमेंट। और ये कहते हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज। फिर ऑप्शनल एंड, अरे दो दो बार ऑप्शनल ऑप्शनल लिखा हुआ है, दस तरीके। वैकल्पिक के लिए तो ऑप्शनल ठीक है। ऐच्छिक के लिए क्या कह सकते हैं आप इसे इंग्लिश में? कंपल्सरी हो गया। अरे नहीं नहीं, इरेगुलर। अरे नहीं नहीं, अरे दिमाग में जबान पे है, बस आ नहीं रहा है। होता है ना कोई चीज आ ही नहीं रही है दिमाग में। अरे ऐच्छिक एक मैंडेटरी होता है, ऑप्टिमल। मैंडेटरी, और मैंडेटरी का ही अपोजिट वो हो जाता है जनरल। अरे यार, अच्छा तुम लोग लिखो पहले, तो लिखो लिखो। गूगल पे सर्च मार लीजिए। गूगल पे सर्च मार लें तो हिंदी लिखने में भी तो दिक्कत आती है। चलो ठीक है, दोनों को ऐसे ही मान लेते हैं, ऑप्शनल मान के चलो। अरे तो भाई पहला बेसिस क्या हो गया कि नेसेसरी और कंपलसरी, जैसे डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खर्चे कोई भी गवर्नमेंट अवॉइड नहीं कर सकता। ऑप्शनल में क्या हो जाएगा, जैसे कि अब ऑप्शनल में कोई पर्टिकुलर हेल्थ स्कीम हो गई, गवर्नमेंट टाल सकती है, वो कंपलसरी नहीं है। जैसे एजुकेशन के लिए अभी कोई स्कीम होगी, गवर्नमेंट उसे क्या कर सकती है, कोई जरूरी नहीं कि इस साल वो लागू करे ही करे, उसे टाल सकती है। तो ये सब जो हो जाते हैं वो ऑप्शनल एक्सपेंडिचर में चला जाता है। तो ये दो कैटेगरी इनकी हो गई। सर ऑप्शनल ही होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, वो गूगल पे भले ही दिखा रहा है, मगर एक अपोजिट ऑफ मैंडेटरी, रुको, अपोजिट ऑफ मैंडेटरी, अपोजिट ऑफ मैंडेटरी। सर ऑब्लिगेटरी लिखा है बुक में। बस करो बेटा, कितना बताएगा।
वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, हाँ, ऐच्छिक को यहाँ पे आप वॉलेंट्री कहते हैं, ऐच्छिक के लिए ऑप्शनल वर्ड नहीं हो सकता है, ये गलत ट्रांसलेशन है, इसीलिए भाई गूगल ट्रांसलेशन पे हमेशा विश्वास नहीं किया जा सकता है। सर आई थिंक वॉलेंट्री किसी ने बताया था। किसी ने बताया तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, मैं सोचने में लगा तो किसी ने बताया, मैं ध्यान नहीं दे पाया। सर बताया तो मैंने बिल्कुल सही, हाँ एकदम सही बताया था, ऑप्शनल एंड वॉलेंट्री एक्सपेंस। ये हो गया सबका, चलो भाई अब आगे चलते हैं इसके। श्रीमती हिक्स का वर्गीकरण, मिस हिक्स क्लासिफिकेशन। अब ये क्या कहती है मोहतरमा, ये कहती है कि भाई गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उनको 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला एक्सपेंडिचर जो होता है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे बेसिस पे करती है सारी गवर्नमेंट। दूसरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो पुलिस व्यवस्था हो गई, कोर्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और लोग हो गए, उनके ऊपर खर्च करना पड़ता है। फिर तीसरा कैटेगरी वो डिवाइड करती है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए अलग से खर्च करना पड़ता है, और फिर ऐसी चीजें जो समाज की भलाई के लिए होती हैं, एजुकेशन, मेडिकल, सैनिटाइजेशन, इन सब के लिए ये सोशल एक्सपेंडिचर, ये 4 तरीके से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को डिवाइड करती है। इसे लिख के कंप्लीट करके बताइए। सर सबका तो एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा बस। हाँ सबका अलग है, सबका एक ही जैसा, देखो कोर आइडिया सबका वही है, बस ये टर्मिनोलॉजी अलग लिख दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं। बस आपको यही सब याद करने में झंझट करना है थोड़ा, कि इनके नाम के हिसाब से थोड़ा याद करना पड़ेगा। गंगा में सब हाथ। इसे मैं भी सही कर दूं। सर इसमें आर्थिक व्यय में क्या आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बेटा, जैसे कि फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, पर्टिकुलर किसी सेक्टर के लिए जब गवर्नमेंट को खर्च करने पड़ जाते हैं, जैसे अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर को अभी जो लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान हुआ था इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो गवर्नमेंट ने उसे बेल आउट पैकेज दिया था, यानी उससे उभरने के लिए पैसे खर्च किए थे, सहायता के लिए पैसा दिया था, तो वो सब किस में आ जाएगा, वो सब इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके के खर्चे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, कॉमर्स, इनके लिए खर्च करनी पड़ती है गवर्नमेंट। चारों हो जाएगा तो बताइएगा बेटा। हो गया सर। हाँ भाई, 6th बन है आपका प्रोफेसर पिगूज क्लासिफिकेशन। अब ये क्या कहते हैं, अब इनका थोड़ा अच्छा है, इनका थोड़ा सा लोगों से थोड़ा सा हटके है। ये कहते हैं भाई जो एक्सपेंडिचर होता है वो 2 तरीके का होता है, एक ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब ये ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंस क्या होता है? देखो, ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर वो गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर जो पैसा
पब्लिक के पास मिलता है उनको जाके डायरेक्ट अवेलेबल हो जाता है। गवर्नमेंट के ऐसे एक्सपेंडिचर को हम ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो सीधे तौर पे पब्लिक को अवेलेबल होता है। अब ये कैसा होता है, जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, गवर्नमेंट ने जैसे लोन लेती है ना, बॉन्ड्स मार्केट में इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है तो लोग खरीदते हैं और डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट पे करती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है गवर्नमेंट, ओल्ड एज पेंशन देती है, इंश्योरेंस बेनिफिट अवेलेबल करवाती है, तो वो सीधे सीधे लोगों के अकाउंट में अवेलेबल होता है, वो ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर